आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान और मामूल के मुताबिक साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से और मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से। तो आज कुछ फिर एक बार देरी के बाद हाजिर हैं आपकी खिदमत में। एशिया कप की आमद है, 27 अगस्त से शुरू होने वाला है। उसकी स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस कर दी है। उसी स्क्वाड पे आज हम बात करेंगे। एशिया कप का थोड़ा सा पस मंजर दे देते हैं कि ये 15वां कप होगा। इससे पहले 14 जो हो चुके, उसमें 7 इंडिया ने जीते, 5 श्रीलंका ने जीते और 2 में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। अभी तक बांग्लादेश और अफगानिस्तान कोई किसी जीत के करीब नहीं पहुंच पाए। बहरहाल अब इस स्क्वाड को हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड पे, जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, 15 रुकनी स्क्वाड। तो डायरेक्टली जाते हैं मंशा भाई के पास के इस स्क्वाड में जो अवेलेबल है, जो नजर आ रहा है हमें, क्या कोई ऐसी लॉट में मौजूद लोग बाकी हैं पाकिस्तान के सर्कल में, क्रिकेट सर्कल में, जिनको होना चाहिए था ओवरऑल? और फिर हम फर्दन भी बात करते हैं उसमें, जी या बिल्कुल। यही बेस्ट लॉट अवेलेबल है? जी मंशा भाई। थोड़ी सी गुस्ताखी करना चाहूंगा लफ्जी, मैंने आपने जो कहा ना कि कोई और टीम नजदीक नहीं पहुंची, तो लास्ट टाइम बांग्लादेश बहुत नजदीक पहुंच गई इंडिया को हराने के, लेकिन वो हरा नहीं पाए। हाँ, वैसे तो तो 3 दफा वो फाइनलिस्ट भी हैं। बहुत क्लोज हो गए 2 दफा। जी जी। तो एनीवेज, तो आपने जो बात की कि स्क्वाड में, तो मेरा हाल है सबसे बड़ी जो बात हो रही है वो हसन अली, शान मसूद पे हो रही है कि ये लोग, और फहीम अशरफ। लेकिन शायद जो अभी बिल्कुल साथ थे वो हसन अली थे और काफी देर से उनको खिला रहे थे, और शान मसूद जिन्होंने बहुत ज्यादा पीएसएल में परफॉर्म किया। तो ये कुछ डिबेटेबल हैं कि जिनको होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो अगर सिर्फ मैं हसन अली को लूं और फिर मैं शान मसूद सती भाई की तरफ करूंगा। हसन अली को लूं तो 1 साल से शायद हम लोग चाह रहे थे कि उनको रेस्ट देना चाहिए, और मोहम्मद वसीम सेलेक्टर ने भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम भी उनको एक लॉन्ग रन दे रहे थे और फिर अब हम उनको ब्रेक देना चाह रहे हैं कि दोबारा अपनी वो विनिंग, जो उनकी एक वो हैबिट्स और वो उस परफॉर्मेंस पे दोबारा आ जाएं। तो इसलिए हमने भी उनको एक लॉन्ग रन दिया कि जब वो नहीं थे इन फॉर्म। तो मैं देखूं तो शायद मेरा हाल है 3 तो वो वनडे खेले, और एवरेज उनकी T20 में भी शायद 40, पता नहीं कितनी ज्यादा एवरेज थे वो, 22 शायद, और वनडे में तो 40 की शायद एवरेज उन्होंने किया, विकेट्स ली। तो वो कुछ बैड पैच था उन पे। और मेरा ख्याल है जब इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरह अभी विराट कोहली बड़े से गुजर रहे हैं, तो शायद बड़ा टफ होता है, वो उनकी अपनी कॉल होती है कि उनको ब्रेक ले लेना चाहिए और एट द राइट टाइम ले लेना चाहिए, ताकि और इतनी बातें ही ना हो कि फिर वो मसला बढ़े। तो हसन अली शायद पहले इंजरी के बाद कम बैक किया था और इतना अच्छा परफॉर्म किया, और फिर एकदम उन पे ये बैड पैच आ गया। क्योंकि मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि मतलब जब लोग बात करते हैं तो उन्होंने ये भी बात की कि हसन अली ने सेमीफाइनल में बड़ा क्रूशल कैच छोड़ दिया T20 वर्ल्ड कप में, और वहां से हमारा डाउनफॉल शुरू, फिर वो सारी बातें याद आ जाती हैं कि ये हुआ था और वो हुआ था। हालांकि मेरा ख्याल है कि वो जो एक वो नेचुरल वो जो उनमें थी ना, उनकी एक वो बॉलिंग में वो चीज नहीं है नजर आ रही, ना ही वो यॉर्कर में और ना ही वो टप्पे में, और वो जो एक विकेट टेकर हमें मिडल ओवर में चाहिए था, शायद उस वजह से। तो मुझे उम्मीद है कि वो जिस तरह उन्होंने इंजरी से कम बैक किया, एकदम फिर पाकिस्तान के लिए कम बैक करेंगे। अच्छा सतीश साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा शान मसूद के हवाले से खास तौर पर। जी जी। ये बात जो पोर्ट्रे की जा रही है कि शान मसूद ऊपर खेलते हैं ओपनिंग पेयर में, यानी कि खेलते हैं ओपनिंग में। ऑलरेडी हमारे पास बाबर भी है और रिजवान, जो काफी अरसे से तकरीबन मोर देन ईयर दोनों कर रहे हैं ओपन। तो शान मसूद की जगह नहीं बनती वन डाउन में। तो क्या आप एज अ क्रिकेटर ये समझते हैं कि कोई बंदा जो ओपन वंस खेल लेता है, या जिंदगी में उसने ज्यादातर ओपन की होती है, तो नीचे वाले नंबर पे वो नहीं खेल सकता, वन डाउन टू डाउन, इवन इवन मिडिल ऑर्डर में? या क्रिकेटर वंस इज क्रिकेटर फॉर एवर, ऐसी बात नहीं है? अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये ना कि चले आपकी फर्स्ट चॉइस 11 होती है ना, ठीक है, चले आपकी फर्स्ट चॉइस 11 में आप 2 ओपनर खिलाते हैं, चले 3 ओपनर खिला लेते हैं और 1-2 मिडिल ऑर्डर में खिला लेते हैं। मसला ये है कि ही इज नॉट इवन इन द स्क्वाड, एंड इन माय ओपिनियन ही इज, अगर T20 का भी देखें तो ही इज वन ऑफ द टॉप 5 बैट्समैन इन पाकिस्तान राइट नाउ। ठीक है, तो स्क्वाड में आप 8 बैट्समैन तो लेके जाते हैं, तो आई आई द उसकी चलें प्लेइंग 11 में जगह बनती है नहीं बनती है तो बात की बात है ना, सही है। सबसे पहली बात ये है कि ही इज वन ऑफ द टॉप 5 बैट्समैन, इफ आई से इन फॉर्म, सो ही इज प्रॉब्ली बाबर, रिजवान और फिर
शान मसूद, so he is probably in the top 3 batsmen right now. बिल्कुल। तो आई थिंक ये दो चीजें, एक तो इन्होंने हैदर अली को इंक्लूड किया तो शायद उसकी वजह से थोड़ा सा इन्होंने कहा कि मजीद हमें स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, बट इन माय ओपिनियन वो हर फॉर्मेट खेल रहे हैं, रेड बॉल भी व्हाइट बॉल भी, और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, काउंटी क्रिकेट में भी किया और पीएसएल में पिछले तो हमने देखा ही। तो आई डोंट थिंक कि देखें, क्योंकि ज्यादातर जो पीएसएल के मैचेस भी थे ना तो वो 10 ओवर के बाद आउट हुए, समझ रहे? तो अगर आप 10 ओवर के बाद आउट होने का मतलब है कि अगर वो मिडिल ऑर्डर में भी खेलते हैं तो 6वां 7वां 8वां 10वां ओवर ही खेलेंगे ना। तो आई थिंक कि स्पेशली अभी इतनी प्रोफेशनल क्रिकेट हो गई है कि डिफरेंट फॉर्मेट्स लोग खेल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिस तरह सहवाग था फॉर एग्जांपल, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, उन्होंने ओपनर बना दिया, समझ रहे? आई डोंट थिंक दैट मैटर्स, लाइक तेंदुलकर वनडे में ओपन करता था, उसमें चौथे 5वें नंबर पे खेलता था। आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू। देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद द होल ग्रुप, नॉट जस्ट द सिलेक्शन कमेटी बट द कोचिंग ग्रुप, बिकॉज कप्तान और कोचेस वगैरह ही सजेस्ट करते हैं। तो आई फील कि जो है ना वो there is something seriously wrong, क्योंकि उसने जिस तरह परफॉर्म किया था पीएसएल में और उसके बाद काउंटी क्रिकेट में, तो उसका सितारा अभी उरूज पे है। तो मेरा ख्याल है कि उसको स्क्वाड में ना रखना बड़ी ज्यादती है मेरे हिसाब से। जी मंशा भाई, ये जो मिडिल ऑर्डर का हमारा इश्यू चल रहा है काफी अरसे से, अगर जैसे कि हमने कहा कि दो अगर ओपनर हमने रिजवान को ओपन कर दिया, बाबर भी ओपन कर रहा है, फखर जमान भी ओपनर है, उसके बाद हैदर अली आ जाते हैं, तो उसके बाद इफ्तिखार और आसिफ हैं, दो हमारे जो काफी अरसे से मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो दोनों खेले हैं। मेरा ख्याल है 90% मैचेस तो खेले ही होंगे दोनों ने। T20 की अगर बिलखुसूस में बात करूं, इफ्तिखार बॉलर भी हैं, आसिफ अली प्योर बैट्समैन है। तो आसिफ अली के क्रेडिट पे जो मुझे लगता है कि जो लास्ट अफगानिस्तान के खिलाफ जो 4 छक्के हैं, उसके अलावा कोई ऐसी बड़ी इनिंग्स और ऐसी कोई नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बहरहाल वहाँ पे एक ऐसी जगह है कि जहाँ आपको अगर ओपनर आपका फ्लॉप होता है, टॉप ऑर्डर फ्लॉप होती है, तो यू हैव टू कैपिटलाइज द होल इनिंग ना। वो दोनों में एबिलिटी नजर नहीं आई। इफ्तिखार में भी ओके, उसने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन समहाउ इंटरनेशनल में उसने वो क्लिक नहीं किया, आसिफ अली ने भी नहीं किया। तो यहाँ कहीं कहीं जगह बनती नहीं थी शोएब मलिक की। मंशा भाई क्या ख्याल है आपकी? वो कि ये एक ओल्ड स्टोरी है, बार बार रिपीट होती है, लेकिन स्टिल ही इज एनफ कैपेबल कि वो यहाँ पे आ सके। बिल्कुल, क्योंकि मैं समझता हूँ ऊपर से अगर विकेटें गिर गई तो कोई ऐसा प्लेयर आपके पास नीचे नहीं है और इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और ये T20 सिर्फ मारने वाली गेम नहीं है, क्रिकेट तो क्रिकेट है, बेसिक्स वही रहते हैं। अगर ऊपर से आउट हो जाते हैं 2 दिन जल्दी, कोई नीचे ऐसा प्लेयर नहीं जो खड़ा होकर इनिंग को बिल्ड करे और साथ दूसरे लड़के को खिलाए, क्योंकि ये जितने ही अपनी बारी करने वाले हैं और वो अपनी बारी नहीं करते हैं तो क्या होगा, एक डिजास्टर हो सकता है, ज्यादा ही विकेटें गिर सकती हैं। तो यकीनन वो तो जब तक वो रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते, उनकी एक में टीम में जगह तो हर टाइम एक क्वेश्चन उठेगा कि वो होने चाहिए थे। और बाकी आपने बात की कि वो, और उसके साथ अगर ये देखें तो और भी मुझे कई स्पॉट्स नजर आ रहे हैं कि जो एक फास्ट बॉलिंग का ऑलराउंडर है वो नहीं है। अगर मैं बाकी टीमें देख लूं तो मतलब सामने हमसाया मुल्क में हार्दिक पांड्या अगर इंजरी से वापस आए हैं तो कुछ, तो वो मेरे ख्याल फ़हीम अशरफ की शायद जगह उस तरह मुझे वो नजर आती थी कि हसन अली भी नहीं थे, चलें वो अब हसन अली भी वो कुछ तेज स्कोर कर लेते हैं। तो मुझे एक वो बॉलिंग ऑलराउंडर जो इस तरह शादाब एक स्पिनर के साथ ऑलराउंडर है, तो मुझे लग रहा था शायद फ़हीम की जगह है, और ऊपर से नया गेंद भी करते हैं। तो ये, और ये मतलब हर बिल्डअप की बात है कि आप कैसे टीम को बिल्ड कर रहे हैं। अगर एक मैं कोच हूँ और मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि जिस तरह हम ऑफ द कैमरा सती भाई भी कह रहे थे वो लेफ्टी हैं प्लेयर्स, तो आप कैसे उनको टैकल कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ मैंने कौन सा ऑफ स्पिनर डेवलप किया है इतने अरसे में, कौन सा एन ऑल आउट ऑफ स्पिनर में लेकर आया हूँ। ये बिट्स एंड पीसेस इफ्तिखार से करा लूंगा, आसिफ अली 1-2 ओवर कर ले, तो मतलब दे आर नॉट लाइक अ रेगुलर जेन्युइन स्पिनर्स, राइट। और अगर आप और भी, अभी तो सिर्फ इंडिया ने टीम अनाउंस की है, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया उधर एशिया में, बेशक वो ऑस्ट्रेलिया ना लेके जाए, लेकिन जहाँ का टूर्नामेंट है उस हिसाब से उन्होंने एक्स्ट्रा स्पिनर 1-2 खिला रहे। तो मतलब हमारी वो प्लानिंग कहाँ है कि अगर एक हम लेफ्ट आर्म हमें नवाज मिल गया है तो उसके बाद ऑफ स्पिनर हम डेवलप ही नहीं कर रहे, एक बॉलिंग ऑलराउंडर हमें तेज चाहिए। और इस तरह के ये नंबर्स हैं जो काफी क्वेश्चनेबल है। और जिस तरह इन्होंने सती भाई ने बात की कि स्क्वाड लेके चल रहे हैं और शान मसूद नहीं है, तो ये टीम ने देखने को ग्रुप वो कौन सा लेके साथ चल रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि 4 ओपनर ऊपर से वो फखर जमान भी है और रिजवान को भी ओपन करा दिया और उधर, तो मतलब ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि एज अ प्लेयर आप उसको कहाँ पे आप अपने साथ रख सकते हैं। तो डॉक्टर ये साहब मेरा हाल सॉरी, है।
जी आप कैरी ऑन करें। हाँ नहीं बिल्कुल यही कहना चाह रहा था। अच्छा जी मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, मंशा भाई की एग्री करता हूँ मंशा भाई की बात से। अच्छा डॉक्टर साहब, मंशा भाई हम जो T20 की प्लानिंग करते हैं ना, अगर मैं थोड़ी जो कोचिंग करता हूँ उसमें हम प्लानिंग करते हैं कि मिडिल ऑर्डर में हमें वो बंदे चाहिए जो डॉट बॉल्स कम खेलें। तो उससे ये होता है कि जिस तरह मंशा भाई ने कहा कि ऊपर से जल्दी आउट हो गए, तो मिडिल ओवर्स में ना आप समझ लेंगे 6 से 14 ओवर या 6 से 15 ओवर के दरमियान ना आपने रन बॉल खेलना है। अच्छा अब ये बहुत बड़ी स्किल है, क्योंकि क्या कहते हैं, ये जो हिटर्स होते हैं ना जनरली वो डॉट बॉल ज्यादा खेलते हैं, सही है। और अगर आपकी हिट नहीं लग रही तो ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल्स होते जाएंगे। तो अब उसमें हमें चैलेंज पाकिस्तान में ये है कि जिस तरह शोएब मलिक हो गए, इवन सरफराज हो गए, वो यूनिक एरियाज में बॉल, यानी कि वो गेंद पीछे भी खेल लेंगे, आगे भी खेल लेंगे, स्वीप मार लेंगे, रिवर्स स्वीप मार लेंगे। वो जो है ना वो डॉट बॉल्स मिडिल ओवर्स में इतनी ज्यादा नहीं खेलते, समझ रहे हैं। तो अब हमारे पास जो मिडिल ऑर्डर में है, जिस तरह मंशा भाई ने कहा कि ऊपर से, क्योंकि रिजवान और बाबर आजम दोनों 130 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 120 टू 130 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, सही है। तो इस स्ट्राइक रेट के हिसाब से तो हमने 140 150 ही करना है। तो उसके अलावा जो हमारे पास आसिफ हैं या फिर ये बाकी लोग तेज खेलते हैं ना, तो वो एक बैलेंस आउट हो जाता है। तो अब मसला ये है कि अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं, क्योंकि आसिफ को आप आखिरी 5 ओवर से ज्यादा बारी नहीं करा सकते, क्योंकि वो उसको हमने कभी बड़ी इनिंग बिल्ड करते हुए नहीं देखा। शादाब प्रॉब्ली वाहिद है जो डेवलप हो रहा है। तो आई थिंक कि अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एज चले अल्लाह करे कि बाबर और रिजवान इसी तरह बारी करते रहे, लेकिन अगर वो इस तरह बारी ना करे, एक दो मैचेस अच्छे मैचेस में जल्दी आउट हो गए, तो आई थिंक कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में ना थोड़ा सा जिस तरह आपने कहा तो वो डेफिनेटली गैप है। और बेशक शोएब मलिक ना हो, बेशक हफीज ना हो, कोई भी ना हो, लेकिन इस टीम जो करंट स्क्वाड है ना, इसमें कोई बंदा ऐसा नहीं नजर आता जो स्ट्राइक रोटेट कर सके दरमियान के ओवर्स में। हिटर्स हैं हमारे पास और ऊपर हैं, यानी कि आखिरी 4 ओवर के प्लेयर भी हैं, वो क्या कहते हैं, इफ्तिखार हो गया और आसिफ हो गया, और पहले 6 ओवर के भी प्लेयर्स हैं, लेकिन हमारे पास दरमियान के प्लेयर्स उतने अच्छे नहीं है और मेरे हिसाब से। सती भाई आपने ये बैकअप कीपर की तरफ भी इशारा कर दिया है कि वो बैकअप कीपर नहीं है। जी 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 ये मैं जो आपने नेक्स्ट सरफराज का नाम लेकर मुझे लग रहा है कि आप ये हाँ जी बिल्कुल, जी हमारे पास कीपर की या तो हमें रिजवान की फिटनेस पे बहुत ही अंधा एतमाद है कि वो अनफिट नहीं होंगे और वो खेलते रहेंगे, परफॉर्मेंस भी बरकरार रखेंगे और फिट भी रहेंगे। तो अब यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा कीपर तो बहरहाल लेके ही नहीं गए। तो या हो सकता है कोई इनमें से कोई खुफिया हथियार हमारे पास हो जो कीपिंग कर लेता हो, आई और डोंट नो। जी जी। डॉक्टर साहब अगर मैं शेयर करूं स्क्वाड, तो मेरा ख्याल आप ये भी देख लें कि जो हाँ खेल रहे हैं वो कौन है। हाँ जी बिल्कुल, ये अच्छा किया आपने। बल्कि ये बाबर आजम है और उसके साथ रिजवान, उसके साथ फखर जमान ओपनर, हैदर अली भी काइंड ऑफ ओपनर, खुशदिल शाह, ये एक ऐसी अलबत्ता है इंक्लूजन के जिस जो वाकई इन्होंने परफॉर्म किया है और अच्छे मैचेस जितवाए हैं पिछले अरसे में, और इन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। लेकिन अगेन जो सती साहब ने बात की कि मेरा ख्याल है कि ये भी लास्ट 5 ओवर्स के ही प्लेयर्स हैं, बिल्कुल। अभी ये बिल्ड नहीं कर सकते इनिंग, मतलब ऐसी देखी नहीं गई उनकी ऐसी कोई इनिंग। तो बाकी फिर इफ्तिखार हैं, आसिफ हैं, शादाब खान हैं, मोहम्मद नवाज, यस दिस इज अनदर वी हैव टू डिस्कस दिस थिंग। मैं पहले स्क्वाड पढ़ देता हूँ। उस्मान कादिर हैं, यहाँ भी हमें डिस्कस थोड़ा सा करना है। शाहीन अफरीदी हैं, वो भी इंजर्ड हैं, वो कहाँ तक खेल सकेंगे अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो भी रिहैब प्रोग्राम में चल रहे हैं। साथ हारिस रऊफ हैं जो मेरा ख्याल है कि ओपन बॉल नहीं कर सकेंगे। शाहनवाज धानी है, नसीम शाह हैं और मोहम्मद वसीम है। नसीम शाह और वसीम भी क्वेश्चन मार्क हैं और शाहनवाज धानी भी अभी एक्सपीरियंस, ये तीनों रूकीज हैं, शाहनवाज, नसीम और मोहम्मद वसीम। तो बाकी रह गए हारिस रऊफ और शाहीन शाफी। ठीक है जी, ये तो स्क्वाड हो गया हमारा। अब इसमें क्वेश्चन ये था मेरा कि नवाज पे मैं रुका था कि इमाद वसीम को हमने यकसर आउट कर दिया। हालांकि पिछली परफॉर्मेंस अगर हम उसकी देखें तो इमाद वसीम की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ 5 पॉइंट समथिंग है, जो कि मेरा ख्याल है T20 के लिहाज से बहुत बहुत ही बेहतर इकोनॉमी है, शायद वन ऑफ द बेस्ट होगी हाँ, मेरे जो ख्याल में। लास्ट इवेंट हुआ ना, वर्ल्ड कप हुआ था इधर ना यूएई में, तो वहां पे उनकी 5.5 थी इकोनॉमी रेट ना। तो हाँ ऑब्वियसली दैट्स अ सरप्राइज के उसके बाद उनको बाहर किया, और ऐसा बाहर किया कि मक्खन में बाल की तरह। मेरा ख्याल है शायद कुछ वी डोंट नो लाइक डीप इनसाइड के कोई फिटनेस के इशू है या क्या है। लेकिन उस टाइम जब वो खेल भी रहे थे तो हम चाह रहे थे कोई ऐसा बंदा हो जो बॉल को ब्रेक करे, और जी वो जी फिर नवाज ने वो काफी देर से टीम के साथ थे, तो मेरा ख्याल है वो आगे आ गए हैं और वो उस रोल में सेट हो हम्म। चुके हैं कि एज ऑलराउंडर भी सामने। हाँ शायद उनके और क्रेडिट पे भी कुछ जी मैचेस बैटिंग के हवाले से भी हैं नवाज के, तो बेशक। इसलिए शायद उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। अच्छा डॉक्टर आ, साहब, मंशा भाई, एक और बात है कि खुशदिल शाह ने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स शुरू कर दिए, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कर दिए, ठीक है। उसके हम्म, बाद नमाज भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, फिर उस्मान कादिर लेग स्पिनर हैं और शादाब खान भी लेग स्पिनर हैं।
तो अगर कोई अगली टीम में खब्बे आ गए ज्यादा तो क्या करेंगे मंशा भाई? ऑफ स्पिनर को मैं आगे बता रहा हूँ, इन्होंने कोई डेवलप ही नहीं किया ऐसा कि जो ऑल एंड आउट और वो साथ खिलाएं, या कोई ऐसा ऑलराउंडर भी नहीं डेवलप किया कि जिस तरह इंग्लैंड वालों ने इफ्तिखार को शायद उन्होंने इफ्तिखार हाँ को ऑफ स्पिन कराया है काफी मैचेस में। हाँ, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए उसको, फिर जहां भी स्पिन विकटें हैं 10 ओवर उसको करवाने चाहिए कि तुम दे रहे हो तो कम से कम चलें। ये भी एक इशू बहुत बड़ा है कि अगर वो कुछ श्रीलंका में ज्यादा लेफ्ट ही आ गए तो क्या करेंगे। बिल्कुल। तो बाकी मेरा ख्याल है अगर यहाँ नाम इतने इन्होंने फास्ट बॉलर रख लिए, शाहनवाज धानी और तो वो हसनैन शाह, वो मेरा ख्याल है वो हसनैन, हाँ हसनैन वो उधर खेल रहे हैं अभी 100 में भी इंग्लैंड में। तो क्या बिल्कुल। उसमें क्या कमी है, और ये धानी में कौन सी अच्छी चीज है, और ये वसीम जूनियर में ऐसी कौन सी चीज थी कि मतलब इन्होंने पीछे मार भी खाई, पीएसएल में भी मार खाई, और फिर हैदर अली घर में बैठे हुए स्कोर कर रहे हैं T20 में तो उनको ले आए हैं। कुछ ऐसा बताएं कि क्या इन चीजों में क्या सा ऐसा टैलेंट है सती भाई जो हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक तो सर ये है ना कि शाहनवाज धानी जो है ना वो कुछ होते हैं सर इनटू द डेक बॉलर्स होते हैं जो स्विंग नहीं करते ना। तो शाहनवाज धानी की अच्छी बात ये है कि ये इनटू द डेक बॉलर है जो स्विंग भी करता है। तो क्या कहते हैं, ये मेरा ख्याल है कि इनको थोड़ा सा इन्होंने, वही बात है कि जब वो शुरू में आए थे तो उनको लंबा खिलाना चाहिए था। आई पर्सनली थिंक कि वो नया गेंद स्विंग करते हैं, विच इज स्विंग भी करते हैं और राइज भी करते हैं इनटू द ब्रेक करके। तो वो अगर उनको लंबा खिलाते तो ज्यादा बेहतर था। बात वही है जिसने डॉक्टर साहब ने कहा, वो भी रुके ही हैं। तो शाहनवाज धानी स्किल वाइज जो है वो मेरा ख्याल है कि ही इज अप देयर। अगर शाहीन शाह अफरीदी को निकाल दें तो बाकी जो 4 बॉलर्स हैं ना टॉप 6 ओवर्स में, ये उन सारों से बेहतर है मेरे हिसाब से। तो क्या कहते हैं, उस सेंस में आई थिंक शाहनवाज धानी का राइज भी करता है बॉल और स्विंग भी करता है एट द सेम टाइम, विच इज प्रीटी गुड। अगर आप बात करें नसीम शाह की तो आई थिंक कि हमने यहाँ पे एक ट्रिक मिस कर दी। आई नो उन्होंने पीएसएल में कुछ नए बॉल से बड़े अच्छे स्पेल्स किए थे, लेकिन रेड बॉल और व्हाइट बॉल में फर्क ये होता है कि व्हाइट बॉल में ना 2 लेयर्स होती हैं पेंट की और रेड बॉल में एक होती है, ठीक है। तो जो जो अपनी रिस्ट पोजीशन रेड बॉल के हिसाब से सेट कर लेता है ना, उसको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए व्हाइट बॉल से ना, जिसने हसन अली है। अब हसन अली ने पिछले 12 महीने में टेस्ट मैच में बहुत आला बॉलिंग की, आला नहीं बहुत ही आला, मतलब ही इज आवर बेस्ट फास्ट बॉलर। इवन शाहीन से भी बेहतर बॉलिंग की है उसने ना रेड बॉल से। अब हुआ ये कि व्हाइट बॉल में जो है वो 2 कोट होते हैं बॉल के, तो वो उस तरह स्विंग नहीं होता। तो अब ये बॉलर्स कंफ्यूज करने वाली बात है। नसीम शाह इज क्वाइट यंग, तो उस सेंस में मेरा ख्याल है थोड़ी सी पाकिस्तान को थोड़ा सा दूर अंदेशी दिखानी चाहिए थी और इसको अभी फौरन नहीं डालना चाहिए था। आपको शायद याद हो हसन अली जब शुरू में आया था तो व्हाइट बॉल का बहुत अच्छा बॉलर था, लेकिन इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खिला के तो उसकी व्हाइट बॉल क्रिकेट खराब कर दी समझ रहे? तो मेरा ख्याल है कि एक उसमें ना इनको डेवलप करने देते अभी और उसके बाद दूसरे में लाते। दैट्स माय ओपिनियन एनीवेज। तो डॉक्टर साहब एक और चीज है, उस्मान कादिर और शादाब खान दोनों लेग स्पिनर्स हैं। तो डू यू थिंक के या तो हम कोई चाइनामैन खिला देते या कोई ऑफ स्पिनर खिला देते, क्योंकि हमारी बड़ी यकसानियत लग रही है बॉलिंग में। सही बात कर रहे हैं बिल्कुल। शादाब तो वाइस कैप्टन भी है, चूंकि वो तो खेलेगा ही खेलेगा। तो मेरा ख्याल है कि उस्मान कादिर 15 में रहेगा, शायद 11 में जगह ना बना सके, जो बाहर नजर आ रहा है। और जैसे आपने कहा कि खुशदिल भी वही लेफ्ट आर्म कर रहा है और साथ हमारे पास नवाज भी वही है, तो सब एक ही तरह के बॉलर हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान कादिर की जहाँ जगह बनेगी, वो सिर्फ स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे। बाहर तो यही नजर आ रहा है। तो और ये मेरा, और वैसे जी भी जी डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है ये हैदर अली का भी सिलेक्टर से सवाल होना चाहिए था, वसीम जूनियर का भी सवाल होना चाहिए था। और थोड़ा सी ये नसीम शाह की मैं बात कर लूँ, मेरा ख्याल है शायद उन्होंने अर्न की है अपनी प्लेस सीपीएल खेल के, और उन्होंने बताया कि मैं T20 में बॉल कर सकता हूँ और फिर पीएसएल में। मेरा ख्याल है शायद वो जो पीछे कोचेस का एक माइंड होता है वो सेटअप किया उसको, वो विकी भाई के अंडर आया और कैसे उन्होंने उसको डेवलप किया कि विकेट से बॉल करना है। लेकिन मेरे हिसाब से शायद उनको ऑल आउट बॉलर बनने देते और वो नहीं बने, तो शायद उनको उन्होंने, अभी भी हम बात करते हैं बहुत तेज हैं, लेकिन मेरे साथ जब आए थे वो वाकई तेज थे, और फिर उनको लाइन और लेंथ और एक्शन में मॉडिफिकेशन और रन अप में और उनको अच्छा बॉलर बनाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन मेरा हाल शायद उन्हें अब अपनी मेहनत से आए कि जहां उनको फॉरेन कोचेस का सीपीएल में उन्होंने परफॉर्म किया और अपनी स्किल उन्होंने डेवलप की, स्लो बॉल्स और बाउंसर्स एंड स्टफ, तो जिसकी वजह से मेरा ख्याल है वो शायद खेल रहे हैं। तो लेकिन ये सॉरी, उस्मान कादिर की आपने बात की, मेरा ख्याल है शायद जिस तरह हमने आगे बात की कि वो एक श्रीलंका का टेस्ट हमने कवर किया था, वो सारे जगह कवर कर रहे थे, ये भी कवर हो जाए, ये स्पॉट भी, ये स्पॉट भी, ये स्पॉट भी, मतलब बंदे पूरे कर लिए उन्होंने। हालांकि अगर, बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात सही है कि अगर वो हमारा वाइस कैप्टन खेलेगा
तो फिर उस्मान कैसे खेलेगा? ये जो डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं ना मंशा भाई, ये तो मेरा ख्याल है कि हमारे सारी डिस्कशन के अंदर इसका जवाब मौजूद है कि जब हम दोबारा बात ये कर रहे हैं कि शुएब मलिक को खिलाना चाहिए, हफीज़ को खिलाना चाहिए, आज फिर वो 40+ हो चुके हैं तो उनको खिलाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास पीछे जो लॉट आ रही है उसमें कोई ऐसे प्लेयर मौजूद नहीं है कि हम उन्हीं को बार बार डिस्कस करते हैं। हम पहले डिस्कस करते हैं कि उनको निकालना चाहिए, वो ओल्ड हो गए हैं, एनफ ओल्ड हो गए हैं, अब नए लड़कों को चांस देना चाहिए। जब नए को चांस दिया जाता है तो फिर यही स्क्वाड हमारे सामने आता है। तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि बहरहाल जो हमारे पास मौजूदा सर्कल है, सर्कट है क्रिकेटर्स का, उनमें से काइंड ऑफ यही बेस्ट है, सिवाय एक दो को प्लस माइनस करके। वो अच्छा भी डॉक्टर साहब, इतना बड़ा जौहरी फर्क नहीं है कि जो बाहर बैठे हैं या जो इन है उनमें कोई बहुत बड़ा फर्क हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मनसा भाई, एक और चीज है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया और बिल्कुल नहीं किया, वो है फील्डिंग ना। तो अब जी होता ये है कि T20 में जो मैंने थोड़ा सा काम किया यहाँ पे प्रोफेशनल टीम्स के साथ, तो उसमें ये होता है कि उनको ना बाउंड्री राइडर्स ऐसे चाहिए होते हैं जो 2 को 1 बनाए, जी ठीक है। तो अब वो काम शोएब मलिक को आता था ना, कि किस तरह जो है एंगल्स किस तरह कट, बेसिकली बाउंड्री राइडर्स का काम होता है एंगल्स कट करना ना, यानी कि गेंद की पेस देख के, ग्राउंड की मतलब घास की स्पीड देख के, और आप किस तरह कट करते हैं। तो अब शोएब मलिक डिड दैट रियली वेल इन लास्ट वर्ल्ड कप, ठीक है। या और आप देख लें कि वो ऑल्दो मतलब इतना शायद लोगों ने ना चेक किया हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से बात करूं एज ए कोच, अगर हम बाहर से देखते हैं तो शोएब मलिक जो था ना, वो फील्डिंग में बहुत ज्यादा एडवांटेज था पाकिस्तान को। अब किसी भी इनमें से किसी भी प्लेयर को ले लें, फिटेस्ट प्लेयर को ले लें, आई थिंक कि उससे 10 रन तो वो ज्यादा बचाएगा बाउंड्री पे ना। अब जिस तरह हैदर अली हो गए, क्या कहते हैं, ये सारे जो हमारे पूरे हैं ना, आसिफ अली हो गए, हैदर अली हो गए, मोहम्मद नवाज इज अ गुड फील्डर, अपार्ट फ्रॉम हिम शादाब खान इज अ गुड फील्डर। बाकी जितने हैं ना बॉलर्स और बैट्समैन इंक्लूडिंग बाबर आजम, दे आर नॉट T20 गुड फील्डर्स फॉर T20 क्रिकेट, समझ रहे हैं। तो हमें या तो फिर वो कोई पावर इतना प्लेयर खिलाना चाहिए था, या 15 में रखना चाहिए था जो स्प्रिंट जिसकी अच्छी हो ना। तो आई थिंक फील्डिंग वाइज जो है ना, वो लकीली इसमें कोई यूरोपियन टीम खेल नहीं रही सही है। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया वाले तो हाथ से 2 ले लेते, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाले, इंग्लैंड वाले पाकिस्तान की प्लेयर से हाथ से 2 ले लेते। लेकिन मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड कप, ये चीज थोड़ी जरूरी होगी कि हम फील्डर्स भी कंसिडर करें, फील्डिंग भी कंसिडर करें। हैदर अली इज अ ढीला फील्डर मेरे हिसाब से, क्या कहते हैं। इसी तरह बाकी आसिफ अली थोड़ा ढीला फील्डर है, इफ्तिखार थोड़ा ढीला फील्डर है। तो हमारे पास फील्डिंग जो है ना वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोस। या अच्छा और कुछ स्पेशलिस्ट आप पोजीशंस भी। जी डॉक्टर साहब। जी 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 आप करें बात हाँ, कीजिए। वो स्पेशलिस्ट पोजीशन भी मैं कह रहा हूँ, अगर शादाब अगर पॉइंट पे है तो कवर पे कौन है, या फिर हमारा स्क्वायर लेग पे जो ज्यादा आउट वाली जगह है जहां से रन आउट बिल्कुल वो पैरेलल ऑफ द विकेट आपको मिलते हैं, तो वो कौन है? दो एक शादाब के अलावा मुझे नहीं नजर आता। और अगर आप नवाज को कवर पे करेंगे तो फिर डीप कवर पे कौन होगा, या स्क्वायर लेग पे कौन होगा जो थ्रो भी अच्छी मार सके? तो यकीनन फास्ट बॉलर तो वो बाउंड्री राइडर्स होते हैं, वो तो पीछे रहेंगे। तो दायरे के अंदर 5 लड़के जो हैं वो जिनमें से कवर का और एक पॉइंट का और एक मिड विकेट का और फिर स्क्वायर लेग का, 4 लड़के तो कुछ तेज होने चाहिए ना आपके पास, कम से कम। अच्छा मतलब इन्हीं मंशा लोगों भाई, में से जो है, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ फील्डर ले आए, लेकिन इनमें थोड़ी एजिलिटी होनी चाहिए जिससे। अच्छा वैसे मेरे ज़हन में एक ऐसे ही नाम आ गया इत्तेफाक से अभी, अगर शाहीन नहीं खेल सकते तो उनकी जगह एक फास्ट, हमारे पास 90+ का एक नया आया बंदा, तो आप उससे वाकिफ हैं कि नहीं? वो फ्री होंगे, अरशद नदीम। वो बिल्कुल सही। उन्होंने 90+ किया अभी अभी जेवलिन थ्रो में ना। आई डोंट नो कि आई सॉ जस्ट वीडियो कि वो कह रहे थे कि वो मतलब काम करते थे और ईंटें फेंक रहे थे ऊपर बिल्डिंग पे। वन ऑफ द कोचेस सॉ हिम हाँ और उसने कहा कि तुम जेवलिन फेंको, तो वो जेवलिन की तैयारी कर दी। तो बिल्कुल हमारे पास तो यकीनन वो हमने तो गोल्ड लेना है कॉमनवेल्थ में, तो इधर एशिया कप में किसी तरह उनको भी ले आए तो मेरा हाल कर उनको भी लेंगे ले वो। आए तो मेरा ख्याल है कि 90+ करने वाला बंदा यकीनन बॉल तो जोर से फेंकेगा ना। हाँ नहीं बिल्कुल। तो खैर ये तो लाइटर नोट पे थी। तो बहरहाल उम्मीद यही करते हैं कि इस एपिसोड को क्लोज करते हुए सब कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप, या इसको क्लोज किया जाए? हाँ नहीं, आई थिंक ओवरऑल शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस पे थोड़ा सा है, और इंडिया वाले जो है ना, मेरे हिसाब में लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर से फंसते हैं नए गेंद से। तो आई विश के हमारे पास वो मीर हमजा एक है, वो आगे से स्विंग करता है बॉल ना दोनों साइड पे, वो होता है या कोई ऐसा होता, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस पे मुझे थोड़ा सा है, लेकिन अल्लाह खैर करे। और हाँ डॉक्टर साहब, मैं और मुझे अगर याद हो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये वर्ल्ड कप पे, और रिजवान और ये बारी करते जा रहे थे और हम कह रहे थे कि और टीम हम चेंज ही नहीं कर रहे थे और हम कह रहे थे हसन अली को बिठा लें,
और एक मैच पहले किसी और को खिला लें और प्रैक्टिस कर लें, आप एक कॉम्बिनेशन ना चेंज करें, और ये बातें होती जा रही थी तो हसन अली पूरा खेल गए और फिर हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद हमारी दुआ है कि कोई कॉम्बिनेशन, यकीनन क्रिटिकली हमने एनालिसिस तो किया, लेकिन वो कॉम्बिनेशन क्लिक हो जाए और वही खेलता रहे और वही पाकिस्तान। वही वही खेल जाए। और वैसे भी इंडिया के साथ 3 मैच एक्सपेक्टेड हैं, 2 तो हैं ही हैं, तीसरा भी जी एक्सपेक्टेड है अगर फाइनल तक पहुंच गए पाकिस्तान, जी तो ये बड़ा क्रिटिकल होगा जी कि जी देखें कि इस स्क्वाड के साथ हम इंडिया के साथ 3 मैच खेल पाते हैं। उनके पास बहुत लंबी बेंच स्ट्रेंथ है और बहुत बड़ा उनके पास है ऐसा मवाद मौजूद बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग में कि वो जी जी अच्छा कम्पीट करने की सलाहियत रखती है टीम। और वैसे भी वो इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि स्ट्रांगली वापस आएंगे, क्योंकि वो लास्ट हार के बाद उनको मेरा ख्याल है कि वो एक जक जो पहुंची हुई है उसका बदला लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे वो। तो बहरहाल इट विल बी अ गुड कंपटीशन। हमारी दुआएं पाकिस्तान की टीम के साथ हैं, स्क्वाड के साथ हैं, जो भी खेलें अच्छा खेलें और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। इसी दुआ के साथ आज के एपिसोड को क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।